हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो ये है कि जावेद अख्तर साहब बड़े वेल नाउन पर्सनैलिटी है फ्रॉम इंडिया। वो लाहौर आए थे, वहाँ उन्होंने एक स्पीच की थी, लेकिन उसका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है। होपफुली इंडिया में भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको सोशल मीडिया पे हर जगह नज़र आ रहा है। खैर उन्होंने क्या कहा इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ कुछ और इकोनॉमी की हमारी बातें की जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी है कि लोग ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये इन्फ्लेशन और ये क्राइसिस जो इकोनॉमी की है, ये पाकिस्तान में नहीं, शायद किसी और मुल्क में, अफ़गानिस्तान में है या इंडिया में है या किसी और मुल्क में है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही हैं, एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी है और कश्मीरी एक्टिविस्ट भी है याना मीर साहिबा। यकीनन आप सब लोग जानते हैं उनको, हर जगह पे अपने यूट्यूब के ऊपर भी नज़र आती है, इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और अपना प्लेटफ़ॉर्म भी रन करती है। याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम फकर साहब एंड आप सबके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच याना जी। अच्छा, एक तो स्टार्ट इससे लूँगा जावेद अख्तर साहब की, शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा उस हवाले से। क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे जी। की कि एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती हम्म। है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं हम्म। कितने आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े-बड़े फंक्शंस हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं हम्म। बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई, ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते हैं यार वाक़ई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा-सा इस हवाले से आपका टेक बट आई चाहेंगे। थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को बिल्कुल, फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं। बिल्कुल। मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को हुँ, सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं। मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं, ये हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें, ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं माना। ठीक है ना, हमेशा यही, इवन यहाँ तक कि विराट कोहली भी जो क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुके हैं, ये भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट, and he's always talking nicely about Pakistan. Same with most of the film stars, except maybe Akshay Kumar, except maybe a few. बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट बिल्कुल। पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज, मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें, और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। हुँ, और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ हेट है कि हुँ, आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे आग में घी डालने का काम करते हैं, ये विशियस साइकिल खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो जब आपको पता है कि भाई आवाम
इतना हेट करती है हमारे देश को, तो जस्ट बिकॉज वहां की आवाम विराट कोहली का जर्सी पहन लेती है दिखाने के लिए कि भाई विराट हम आपके साथ हैं, दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली को ये चीज भूलनी चाहिए कि वो दुश्मन देश है। ठीक है ना? तो ये चीज जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई, मेरे जैसे बहुत लोगों को इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम इंडियन, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, यू सी ही हैज डन समथिंग जो बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपीज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे प्रोबेबली वांट टू बी पॉपुलर इन यू नो अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, शायद इस वजह से। लेकिन तो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना हमेशा, जैसे आरफा खानम शेरवानी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे जी बहुत जी लोग हैं। जी जी वो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना कि भाई जब मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम के साथ हादसा होता है तो उसको बोलना कि हादसा हुआ है, लेकिन अगर वही हादसा किसी हिंदू के साथ होता है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना, इस तरह का सिलेक्टिव कंडेमनेशन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये गलत है। और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इस चीज में इंडल्ज करते हैं, सिलेक्टिव कंडेमनेशन। मैं बोलती हूँ दोनों का बोलो, ठीक है ना? अगर किसी नागा राजू को मारा जाता है हैदराबाद में जस्ट बिकॉज उसने हिम्मत करके एक मुस्लिम लड़की से शादी की, हम्म, और मुस्लिम लड़की की फैमिली जो है वो ऑनर किलिंग की वजह से ऑनर हम्म, किलिंग का शिकार बना देते हैं नागा राजू, उस बारे में भी बात करो। एट द सेम टाइम जुनैद और निसार की भी बात करो, जिसको काउ विजिलेंटिज्म, जिन इन दोनों को काउ विजिलेंटिज्म के चक्कर में मारा गया। सही। काउ विजिलेंट, काउ प्रोटेक्शन एक नोबल कॉज है, हमेशा रहेगा, लेकिन उसके लिए इंसान का खून बहाना जरूरी नहीं। आप दोनों साइड पे बात करो, तब आप इंडियन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंडियंस खुद को यहाँ पे जो है, खुद को इंडियन नहीं समझते, मुगलों की नस्ल समझते हैं खुद को, तुर्कियों की नस्ल समझते हैं खुद को, हम्म, पाकिस्तान की ज्यादा वो है ना अपने पाकिस्तान को के साथ मजहबी रिश्ता समझते हैं खुद का, तो उनको लगता है कि वो रिश्ता इंडियन होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सिग्निफिकेंट है। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन जावेद अख्तर जी ने, ही हैज सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस। या अच्छा, यानी जी एक चीज़ जी और है कि आप ये कह रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वो मुस्लिम हो या किसी और कम्युनिटी से हो, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो दुश्मन नहीं समझते। लेकिन अगर हम अवाम की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये भी बात हमें सुनने को मिलती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भई अगर आप ये कहते हो कि जी इंडिया में 25 करोड़ मुस्लिम है या जितने भी नंबर वहाँ पे रहते हैं, एक बड़ी तादाद रहती है। कहते हैं वो तो हमेशा से ये कहते हैं कि भई हम वी आर इंडियन फर्स्ट। यकीन करिए, ये बात मैं पाकिस्तान में सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि भई हम तो इंडिया के पहले, बाद में हम किसी और के हैं। ये बात तो मैंने आप लोगों के जो मैं नाम आज भूल तो रहा वो हूँ, बोलेंगे अवैसी ना वगैरह, फखर साहब, जिस असदुद्दीन ओवैसी आप वगैरह, उसने सुनिए, कहा भई मैं जो मर्जी यहाँ पार्लियामेंट में करता हूँ, लेकिन मैं पहले इंडियन हूँ, बाद में बाकी चीजें। कहते आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें, बाकायदा एग्जैक्टली पाकिस्तान का नाम लिया मैं उन्होंने। तो मैं तो खुल के मैं खुल के बोलती हूँ फखर साहब कि असदुद्दीन ओवैसी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अब इसकी ओके, वजह से मेरे कुछ फॉलोअर्स, आपके कुछ फॉलोअर्स जो मुझे देख रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक। मगर इट्स अ फैक्ट, ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ द जेम्स फ्रॉम द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी हु, ओके। ठीक है, ही रेजेस हिज क्वेश्चंस, ही इज एंटी बीजेपी, ठीक है भाई, हमारी डेमोक्रेसी है, आपको हक है, अगर आपको ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं, इसका हम्म, इस पॉलिटिशियन का काम पसंद नहीं, आपके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, आपको बोलने का हक है। हम्म, मगर ही ऑलवेज पुट्स हिमसेल्फ एज एन इंडियन फर्स्ट, हम्म, और वो चीज के लिए मैं उनकी भी दाद देती हूँ। सो ही इज वन ऑफ दोस फ्यू। लेकिन जिनका मैंने एग्जांपल दिया अरफा खान, आप देखिए हर दूसरे दिन उनका एक ही काम होता है, अपने ही देश को गाली देना। इसलिए जब से वो देने लगी है मैं उसको अपना नहीं कहूंगी, शी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर मी, सच पीपल। हम्म, देखिए ये एक एजेंडा बेस्ड लोग होते हैं, चाहे वो हो या जू के बेर्स हो, इनका एक एजेंडा होता है। इनके एजेंडा ये होता है कि ये, मुझे लगता है कि ये इंडिया के है ही नहीं, ये बस इंडिया में रहते हैं इंडियन खुद को बता के, ताकि दुनिया के सामने इंडिया का इमेज खराब करें। ये कहाँ से आए हैं, कौन है, मुझे नहीं पता। कुछ जू हम्म। बेर्स भी घूम रहे हैं इधर, ठीक है ना, जो अच्छा। खुद को इंडियन बता, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से आया, कौन है, क्या था 2004 2005 से पहले, कौन था क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। बस ठीक। पता है कि इंडिया की बदनामी करते रहता है। तो ऐसे लोगों से जो है, ऐसे लोग अगर खुद को बोलते भी इंडियन, झूठ हम्म। मूठ का बोलते, मतलब पता है अंदर से दे आर नॉट, बट बोलते, इनको एग्जाम्पल लेना चाहिए जावेद अख्तर साहब जैसे मुसलमानों से। जी बिल्कुल। अच्छा यानी जी एक मतलब जावेद अख्तर साहब की बात ये करूँगा, आप कहती हैं कि वो मतलब
या उसके उस तरह के और लोग बड़ा एक वो करते हैं, अपीस करते हैं पाकिस्तान को और खुश करने के लिए बात। लेकिन एक बात और भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कभी कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जंगें हुई। पहले तो 1947 की पार्टीशन हुई और उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स मुसलसल हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी वो हमारा दुश्मन है, तो तो फिर सर दुश्मन जंग को तो कोई चाइना के साथ दुश्मन भी को हुई कोई है। घर में क्या नहीं, बिठा सुनिए कर मेरी बात। लाहौर, अगर मैं कहता दुश्मन हूँ कि मैं क्यों न्यू है? दिल्ली में बैठा हूँ और वहां पे मतलब एक बात कर रहा हूँ, आसान तो नहीं है ना, इजराइल हम नहीं जा सकते, हालांकि वो मैं उसको भी दुश्मन नहीं कहता, मैं उसको भी दुश्मन नहीं कहता, मैं कहता हूँ यार ठीक है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते आप हैं, नहीं कह इसके रहे अलावा कुछ नहीं होंगे। है। हाँ, लेकिन दुश्मनी इसलिए है, देखिए जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया, ठीक। और मैं उसको दुश्मनी क्यों बोल रही हूँ? एक सेकेंड, मैं उसको दुश्मनी क्यों बोल रही हूँ? मैं उसको दुश्मनी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, सॉरी, मैं उसको दुश्मनी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट जंगे हुई, जंग तो हमारी चाइना के साथ भी हुई, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम चाइना को फिर भी, ठीक है, हम चाइना की स्ट्रेटेजी से अलर्ट हैं, हमें पता है कि कुछ ना कुछ गलत कर सकती है, लेकिन उस लेवल पे, उस पैमाने पर उसको दुश्मन नहीं मानते, ठीक है ना? आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके और इजराइल के बीच में दुश्मनी नहीं, लेकिन इंडिया के साथ है। वो इसलिए है बिकॉज दुश्मनी कब होती है? जब धोखेबाजी की जाती है, और हमारे साथ पाकिस्तान ने हमेशा धोखा किया। सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, उनके वापस आने के बाद आपने कारगिल कर दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला। मोदी जी गए थे, उनके वापस आने के बाद पठानकोट कर दिया, ठीक है ना? हर बार यही। और द मेन थिंग इज कि अब देखिए दुश्मनी किस लेवल तक पहुंच गई है। पाकिस्तान डूब रहा है, ये तो आप मानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान की बैंक्रप्सी का कि आप लोग बात कर रहे हो कि वो आने वाली है, वो आ चुकी है दरअसल। हाँ कहा है ना उन्होंने। बिल्कुल कहा। अब देखिए, डिस्पाइट बीइंग अ बैंकरप्ट नेशन, हालत ये है कि कोई भी चीज, मतलब आप देखिए आलू फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रेट अवे अमृतसर से इंपोर्ट कर सकते हैं, हाँ आपको कितना उससे बचत होगी, बिल्कुल। और बचत की जरूरत है इस वक्त बिल्कुल है, दरअसल। बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि दुश्मनी यहां तक है कि अमृतसर से जाता है मुंबई, मुंबई से जाता है दुबई, दुबई से जाता है अफगानिस्तान, वही आलू फिर अफगानिस्तान से आप लोग इंपोर्ट करते हो, वही हमारा आलू। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कह रहे जब दुश्मनी इस हद तक पहुंचती है, हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है भाई, सामने वाला जो देश है उसके साथ अब चीजें अच्छी नहीं हो सकती। इट इज अ दुश्मन एंड इट विल रिमेन। ठीक है, मैं मानती हूँ आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड पे इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन इस वक्त तो वो दुश्मनी एग्जिस्ट करती है जी। अच्छा याना जी बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि वही आलू या इस तरह की और बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें अफ़गानिस्तान के रास्ते, हमें दुबई के रास्ते, पाकिस्तान में वो चीज़ हमें मिल रही होती है। लेकिन एक चीज़ तो ये भी है कि शायद इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं कहूँ कि ये मतलब मासिस का इसमें फ़ायदा है, मासिस का इसमें फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में 22-23 या 24 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। मेजॉरिटी लोगों को इसका नुकसान है और जिनको फायदा है वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। खैर याना जी के साथ हमारा राब्ता टूटा है, अभी दोबारा से जैसे ही वो ज्वाइन करती है तो फिर हम आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे उनसे। जी जी याना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके फाइन, नो इशू। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं ये बात कर रहा था कि जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल आलू हो या और बहुत सारी चीजें जो हमें किसी और रास्ते से पाकिस्तान में आ रही होती हैं, तो इसमें शायद कुछ परसेंट लोगों का फायदा है, कुछ परसेंट लोगों का फायदा है। पाकिस्तान की जो 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन है वो बेचारे को तो यही चाहिए कि यार मुझे कम पैसों में ज्यादा अच्छी चीज मिले, वो इंडिया से आती हो, वो अफगानिस्तान से आती हो, वो इसराइल से आती हो, वो किसी भी XYZ कंट्री से आती लेकिन हो, वो, लेकिन लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर उनको इतना हेट है उसी नेशन से जिससे उनको मुनाफा हो सकता है, तो उनके चाहने वो बेचारे कैसे हो गए? देखिए, कोई भी जिसके दिल में हेट हो या नफरत हो किसी जी भी चीज के लिए या किसी भी इंसान के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए, मुझे जी नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे लोग बेचारे होते हैं। जो दिल में नफरत पालने वाले लोग बेचारे नहीं होते सही। किसी भी एंगल से, ठीक है ना? तो
नफरत चाहे वो यहूदियों के साथ हो, नफरत चाहे आपको हिंदुओं के साथ हो, नफरत चाहे मुहाजिरों के साथ हो, शिया के साथ हो, नफरत चाहे इंडियन के साथ हो, किसी ना किसी से नफरत करने की आदत है पाकिस्तानियों को। हम्म, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि जितना मुझे इंडियंस अप्रिशिएट करते हैं उतना ही पाकिस्तानी नाराज होंगे इस मेरे इस पॉइंट को सुन के, लेकिन इट्स अ फैक्ट। हम्म, और मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ कि हर पाकिस्तानी आपके या आरजू जी के जैसा फॉर एग्जाम्पल नहीं होता। सो हम्म, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। अब जो आप लोगों की अच्छाई का वायरस उन सब लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से कुछ अरसा एग्री। लगेगा। शायद जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे, शायद दैट टाइम वी माइट बी एबल टू सी अ चेंज। देखिए, इट वाज वेरी नेसेसरी कि जी पाकिस्तान को बिल्कुल। ऐसा कोई वजीर आला मिलता जो ट्रेंड चेंज कर देता, इंडिया हेटिंग ट्रेंड। मुझे उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ वो वजीर आला होगा, लेकिन वो जी। नहीं हुआ। एक इंडिया हेटिंग ट्रेंड अगर वो चेंज करते, बहुत फर्क पड़ता, लेकिन वो नहीं कर पाए। एंड मुझे ये उम्मीद इवन इमरान खान साहब से थी, हम्म, बिकॉज उनके इंडिया में इतने फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, वो हमेशा जब एज अ क्रिकेटर उन्होंने हमेशा इंडिया की तारीफें की थी एज अ क्रिकेटर। तो उम्मीद थी इंडियंस को कि कम से कम व्हेन ही कम्स इन पावर ही विल चेंज द इंडिया या हेटिंग बिजनेस। मैं इसको एक धंधा कहूंगी, इंडिया हेटिंग एक धंधा बन चुका है पाकिस्तान में। हम्म, बट उन्होंने भी ये नहीं किया, उन्होंने भी हर एक पॉइंट पे इंडिया के साथ ईगो ईगो का रिश्ता निभाया, जिसकी वजह से आज उन्होंने, ये शहबाज शरीफ की गलती नहीं है जो पाकिस्तान इस पॉइंट पे पहुंच चुका, ये बिल्कुल। इमरान खान की गलती है। एग्री। उन्होंने पाकिस्तान को डुबा दिया बिकॉज ऑफ हिज हेट एंड ही शायद मुझे अभी भी लगता है कि वो खुद हेट नहीं करते इंडिया को, मगर एक वोट बैंक को प्लीज करने के लिए वो हेट्रेड उन्होंने बरकरार रखा। जी। अच्छा भैया ना जी, एक चीज और है, मैंने अभी तक अपने करियर में दो जनरल इलेक्शंस को कवर किया है, एक 2013 का और एक 2018 का, पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके अंदर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीटीआई है, पीएमएलएन है नवाज शरीफ साहब की, और तीसरी पार्टी आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी। मैंने कभी इनके स्पीचेस में इंडिया बेस्ड के, इंडिया को बेस बनाकर इलेक्शन कैंपेन चलाई गई हो। हाँ, कुछ पार्टीज की, जो छोटी पार्टीज जिसको कहा जाता है, बिल्कुल मैंने उनका सुना होगा। उसमें बिल्कुल ऐसी मैंने चीजें सुनी होंगी कि वो जिस तरह वो टीएलपी वीएलपी वाले के, यार एक हाथ में ये होगा दूसरे हाथ में वो होगा, और फिर इधर चढ़ दौड़ो उधर चढ़ दौड़ो, बिल्कुल उनकी मैं मानता हूं उन आप क्या पार्टी। बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ये सारे नहीं करते, तो मैं आपके कहता हूं जब फॉरेन मिनिस्टर ने इलेक्शंस क्या की बात कहा? कर रहा हूं, इलेक्शंस की मोदी बात इज अ करूं, वैसे बुचर। तो वैसे बयानात बिल्कुल आते हैं। बिलावल भट्टो का भी हमारे जो अमेरिका में उसका हुआ, फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस वक्त ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इंडिया जो सेंट्रिक जिसे कहते हैं ना चीजों को लेकर, वो नहीं लड़ा कभी। मतलब ये दो इलेक्शन मैं अपने वो बता रहा हूं जो मैंने खुद पर्सनली कवर किए। मुझे लगता है वो इसलिए नहीं बोलते। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हमेशा से रही है, कि शायद वो इंडिया से भी, मुझे नहीं पता, शायद कुछ एजेंसीज होंगी जो उनको फंड करती होंगी इलेक्शंस में, इंडियन एजेंसी, उनके पास कहाँ पैसा है। हाँ, नहीं ऐसे भी नहीं है कि पाकिस्तानी के पास पैसा नहीं है, मैं मानती हूँ। एक तरफ बात करते हैं, देखिए पैसों की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं जी ये पॉइंट बता रही हूँ जी कि मुझे लगता है कि क्लियरली लगता है कि इनको फंडिंग आती है इंडिया से भी इलेक्शंस लड़ने की। जी। मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं अब इसमें दोनों गवर्नमेंट्स का क्या फायदा है क्या नहीं, शायद इंडियन गवर्नमेंट भी ट्रस्ट करके देती होगी उनको, बिकॉज सीरियसली यू आर राइट। इवन शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी जो पीएमएलएन जो भी है, उन्होंने भी स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि उनको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड कर रही है आगे आने के लिए, जिस तरह से उनका एक स्टैंड था इंडिया को बिल्कुल लेके। एग्जैक्टली। अब सडनली 10 महीने बाद, 8-10 महीने बाद उन्होंने शुरू किया कश्मीर का इशू उठाना। एंड अगेन अब मैं अपने पॉइंट पे आती प्लीज। हूँ, उन्होंने ये इशू क्यों उठाया? क्योंकि इमरान खान इज स्टिल फाइटिंग फॉर पावर। अब इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए क्या तरीका है, लोगों का सपोर्ट पाने का क्या तरीका है? कश्मीर का इशू उछालो फिर से, और वही उन्होंने किया। इट इज सो अनफॉर्चुनेट, यू नो, ओके। कि मतलब इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए या तो कश्मीर इशू रेज करेंगे या इमरान खान को अरेस्ट करवाने की बात होगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा
यानी जी। जी इमरान खान के हवाले से तो मतलब उनकी तो मैं क्या बताऊं, हमारे खैबर पुख्तनख्वा को जितना तबाह बर्बाद उसने 10 साल में किया है, वो टीटीपी की सूरत में जो हम भुगत रहे हैं और जो बाकी मिस मैनेजमेंट में हम भुगत रहे हैं, तो शायद वो मेरे ख्याल उसकी मिसाल नहीं मिलती। हालांकि बड़ी बड़ी बातें उससे हमने सुनी, और फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बड़ी बड़ी बातें वो करते रहे। पता नहीं शायद हमारी ब्लड के अंदर ये शामिल है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा। जेब में मतलब 10 रुपए नहीं होंगे लेकिन बात करेंगे 10 अरब डॉलर की। तो ये गलत है ये चीजें, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप रियलिस्टिक नहीं होते कि यार मेरे पास नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ यार मेरे पास 10 रुपए या मेरे पास 5 रुपए, हम्म। ठीक है यार, इसके अंदर जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करके आपको दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं नहीं जी, मेरे नहीं नहीं पास नहीं, बड़े तो ट्रिलियन रियलिस्टिकली ऑफ तो डॉलर्स कहते हैं की सब कुछ। कैसे। नहीं, उन्होंने मुझे, जहां तक मुझे पता है, हर कोई तो कह रहा है कि नहीं है पैसे, और कितना बोलेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है पैसे होते हुए भी बोलते हैं कि नहीं है पैसे। मैं कहता अब हूँ आप देखिए नहीं किस होने तरह के बावजूद बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, आप ऐसे कहते हो? मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप बड़ी मुझे बड़ी बातें बताओ, कर। आप मुझे बताओ, अगर नहीं होते तो किस तरह, आप देखिए बहारिया टाउन का मलिक रियाज जो है ओनर, उसका बेटा, उसने कौन सी गाड़ी मंगाई अभी रिसेंटली, रेंज और रोवर 500 500 की 2023। पत्तियां, 500 की पत्तियां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींचता है, हाँ 500 हाँ, की वो पत्तियां ऐसे फेंक रहा है क्लिप हवा में। बाकायदा वीडियो चल रही है आजकल। हाँ। अच्छा, शादियों में देखो ना, ऊपर से 500 500 की पत्तियां फेंकते हैं, नीचे पूरा क्राउड है, जो मतलब पैसों की बारिश हो रही है लिटरली वहां पे, है ना? ठीक। और वो कौन सा कनेडियन कॉफी चेन है जो खुला है वहां पर, टिम हॉर्टन। कनाडा का कॉफी चेन वाला बोलता है। हाँ, वो कहता है कि हमारे 15 देशों में आउटलेट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल पाकिस्तान में हुआ है, लाहौर में। अब बताओ, लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं फिर? इतना पैसा मुझे लगता है अपनी ये अपनी इंडिया दे तिजोरियों रहा में है। भर के रखा है लोग, मतलब। नहीं, पॉइंट इज कि देश को बचाने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, अपनी अपनी तिजोरियां भरने में एग्री। सारे सारे के सारे, वैलिड चाहे पॉइंट। वो पीटीएम के नेता हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के नेता हो, या चाहे आवाम हो, सारे के सारे करप्ट, सारों के सारों में की तिजोरियों में पैसा भरा हुआ है। लेकिन आदत हो चुकी है ना कि हमें भीख और भिक्षा पे जीना है। भिक्षा नहीं, सॉरी, भीख पे जीना है। भीख पे जीना है। हमें काम नहीं करना है। तो हमें बस बताना है, हर जगह जा, हमारा इतना ही काम है, हर जगह जाके हमें बताना है कि वी आर डूम्ड, वी आर बैंकरप्ट, ताकि हमें पैसा लेकिन मिलता रहे, बस इसी पे याना जी, लेकिन ऐसे ही। अभी आज इत्तेफाक था, थोड़ी देर पहले शो से पहले प्रेस क्लब में बैठा होता और कुछ इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे दोस्त हम इकट्ठे बैठे हुए थे। वो सारे के सारे ये बात कर रहे थे कि भाई अब आपको कोई पैसा, ब्लैंक चेक आपको कोई भी नहीं दे रहा। वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या यूएस हो। इसके अलावा तो खैर पहले तो न पहले किसी ने दिया, लेकिन ये 4 पहले दिया करते थे। अब वो भी कह रहे हैं कि भाई आई एम सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते, आप हाँ। अपना कोई बंदोबस्त करें। एक चीज तो ये है, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एस दलत साहब को कोट किया गया था कि वो कह रहे थे कि जी नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कहते हैं कि हो सकता है आपको बड़े वो लगता हो पाकिस्तान वाले उसके हवाले उनके हवाले से बात भी ऐसी करते हैं, लेकिन कहते फिर भी वो कर सकते, और कहते बाकायदा वो क्लेम कर रहे थे। आई डोंट नो कि अब ये किस तरीके से हो सकती है, लेकिन मेरे लिए भी बड़ा हैरान कौन था। देखिए, जब हम अफगानिस्तान को हेल्प कर सकते हैं, रशिया को हेल्प कर सकते हैं, श्रीलंका को हेल्प कर सकते हैं, और न जाने कितने देशों को हेल्प कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान को क्यों नहीं हेल्प कर सकते? वो तो सबसे प्रॉक्सिमिटी में, ज्योग्राफिकली सबसे करीब है, हमसे नजदीक है, तो हम क्यों नहीं उनका हेल्प कर सकते? इट्स वेरी इजी। बट ये है कि ईगो बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तानियों का, किसी से भी हेल्प ले लेंगे, मर जाएंगे। वो कोई स्टेटमेंट था ना कि हम घास खा लेंगे मगर, क्या, एटम बम घास बनाएंगे। खा लेंगे मगर इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, ऐसा एटम कुछ बम है। बनाएंगे, न्यूक्लियर हाँ, बम। घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे हम। घास खा लेंगे मगर इंडिया से दोस्ती दोस्ती नहीं करेंगे। मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि जो, हाँ, तो अच्छा। एटम बम, आई मीन, दिमाग अगर, आई डोंट नो व्हाट टू से। हाँ, आई हैव नो वर्ड्स फॉर सच पीपल जो इस तरह की सोच रखते हैं। आई हैव नो वर्ड्स, बट हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज द। एक एग्जैक्टली याना जी ये चीज़ हो रही है, और अब काफ़ी शायद तेज़ी के साथ हो रही है, और अवाम भी ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है कि भाई मसला ये है कि अगर इन चीज़ों से 75 साल से दुश्मनी हमने कर ली, सारा कुछ कर लिया, बट
हमने क्या गेन किया इस चीज़ से? तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ यार, अगर हमें अच्छी चीज़, बेहतर चीज़ अपने करीब के किसी भी नेबरिंग कंट्री से मिल सकती है, तो हम उसके लिए अमेरिका, यूरोप या किसी एक्स-वाई-ज़ेड जहाँ से 15-15, 20-20 दिन उस शिपमेंट को पहुँचने में लगते हैं, तो उस उधर हम क्यों जाते हैं? ये बात लोग खुल के अब करते हैं और मेरे ख़्याल ये बात मुनासिब भी है, ये बात लेजिटिमेट भी है कि वाक़ई में ऐसा क्यों हो रहा है। ख़ैर कोशिश करते हैं, अगर बयाना जी हमें जॉइन कर लेती है तो 1-2 छोटे क्वेश्चन्स हैं, तो अगर उन्होंने जॉइन किया तो यकीनन उनसे हम ये पूछेंगे। अदरवाइज़ जब अगला कोई शो होगा तो फिर उसमें हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं कि ये चीज़ जहाँ पे भी होती है दुनिया में, वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनके करीब तरीन कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ से वो चीज़ें इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, उसमें पैसा कम लगता है और उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारा हिंदुस्तान के साथ हो या फिर इवन अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा तकरीबन कुछ इस किस्म का मसला चल रहा होता है कि ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि बॉर्डर्स जो हमारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, अनफॉर्च्यूनेटली वो बंद रहती है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, यानी आम जो जनता होती है उनका लॉस होता है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको कोई फ़िक्र नहीं है, वो वही जिस तरह याना बता रही थी कि वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी आज भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। मिलियन ऑफ डॉलर्स की वो गाड़ियाँ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करें। याना जी आप बात कर रही थी, प्लीज़ उसको आप कंप्लीट कर लें। फिर मैं एक छोटी-सी चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ और नहीं, वो ये है आप जी। दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आप एक पूछिए, आप पूछिए। अच्छा मैं ये कह रहा था एक सवाल मेरा ये था कि हम लोग यानी पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर लोगों से अब ये बात मैं सुनता हूँ और ये ऐसी नहीं है कि कोई 1-2 बंदों से, ये मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुनी। वो कहते हैं यार भई आप हमें कुछ चीज़ दिलवा दो, इंडिया के साथ आप दुश्मनी करके आपने देख लिया ना, 75 इयर्स हो गए अब तो पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए। लेकिन इसके बावजूद हमारी और या इंडिया की भी मिसाल देते कि चाइना के साथ उनका कारोबार भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो कहते हैं कि जी हमारा क्यों नहीं हो सकता? अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हमारे हालात पिछले 1.5 साल से काफ़ी खराब है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती है और वहाँ से यहाँ आती है। तो लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर वाघा बॉर्डर से क्यों चीज़ें नहीं आ सकती? हमें ज़्यादा करीब है, ज़्यादा कम कीमत में चीज़ें, अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो लोग सवाल तो ये अब उठा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल पहले हम नहीं सुनते थे, अब हम आम सुनते हैं। देखिए जब चाइना उइगुर्स पे ज़ुल्म करता है, उइगुर मुसलमानों पे, जी, आप लोगों को पता है कि ये होता है, लेकिन यस। आपके यहाँ से स्टेटमेंट क्या आता है? देखिए, जो भी चाइना को बोलना है, हम बंद कमरे में कहेंगे, चाइना हमारा दोस्त है और हमेशा रहेगा और पहले तो आप लोग बोलते थे कि हमें पता नहीं, लेकिन जब ये प्रूव हो गया कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि चाइना उइगुर मुस्लिम से क्या कर रहा है, फिर आप लोग कहने लगे कि हम जो भी बोलना है चाइना को, वो बंद कमरे में कहेंगे। हम दुनिया भर में चाइना की इज़्ज़त नहीं उछाल सकते क्योंकि चाइना बिल्कुल, हमारा दोस्त है, उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर जिस दिन ऐसी बातें आप लोग इंडिया के बारे में करने लगोगे, उस दिन भाई ट्रेड भी खुल जाएगा, आपको वीज़ा भी मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा भी मिलेगा, अ, लोगों के बीच की कलिश भी खत्म हो जाएगी और एक तरह से डिप्लोमैटिकली भी आप लोगों की जो हुँ, वैल्यू इंडेक्स है वो बढ़ जाएगी क्योंकि इंडिया का एलाय आपको माना जाएगा और जो भी हेल्प आपको इंडिया से चाहिए ऑन अ डिप्लोमैटिक लेवल या एड्स की तरह या बिल्कुल, जो भी वो आपको चाइना तक जाने की जरूरत नहीं है चाइना से एक्सपेक्ट करने की जरूरत इंडिया ही आपको दे देगा तो बिल्कुल इसके सही। लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर में इंडिया की थुकाई करना बंद कर दो, बंद कर दो। जो भी बोलना है जैसे मैंने कहा अगर आपको लगता है, वो तो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको सचमुच लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी भी मुसलमान पे ज़ुल्म हो रहा है इंडिया में, अगर आपको ऐसा लगता है, जी, तो जैसे चाइना के साथ क्लोज़ डोर्स में बातें होती हैं या पता नहीं क्या-क्या होता है, वही आप क्लोज़ डोर्स में बातें इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। है ना? आप अपना बिल्कुल, मुद्दा उठा सकते हैं। अगर आपको आई नो कि मुहाजिर्स के लिए जो इंडिया से गए हुए मुस्लिम्स हैं, जो 1947 में क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, उनके लिए जी, तो कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए। उनको तो सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ा आप लोगों को सिम्पैथी है, ठीक है। अगर ऐसा है भी,
अगर कश्मीर को लेके आपको लगता है कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कुछ भी, बात करनी है हमेशा बंद कमरे में बात हो सकती है। हम लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं ना लगभग। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। जरूरत है दुनिया के सामने नहीं और उछालने की, ये क्या जरूरत है? आप मुझे एक बात बताइए, हम जी, जी। जी यानी जी बिल्कुल ये पॉइंट आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए मसला ये है कि हम लोग बैठ भी तो नहीं रहे ना। इंडिया भी अगर जाता है, हम भी जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, हम इसीलिए जा रहे होते हैं कि जी हमने ये करना है कि वहाँ पे हमने ये चीज़ करनी है जो आप बोल रही हैं। तो असल बात ये कि जब हमारी बात होती रहती है, मैं ये नहीं कहता कि जी आप गलत हैं, हम सही हो, या हम गलत हैं, आप सही हैं, ये नहीं। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं ना, गलतियाँ तो बहुत सारी हुई हैं, उसको ठीक करने में मेरे ख्याल जितनी हमने उसको खराब करने में टाइम लगाया, तो उससे ज्यादा टाइम उसको ठीक करने में अब लगता है ना। तोड़ते आप मतलब जिसे कहते हैं कि विद इन अ सेकंड बिल्डिंग उड़ जाती है, लेकिन उसके बनाने में जो है वो पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं। तो उसके लिए तो हमें एटलीस्ट देखिए, कोई आप किसी वे को आउट निकालना कहेंगे, पड़ेगा। आप किसी को कहेंगे, वे आउट कैसे जी, होगा? अगर आप किसी को कहेंगे मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, चलिए मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल, I'm supposed to be good in giving examples, so that's what people tell me. So आप किसी को दोस्त कहते हो, हाँ, फिर आप कहते हो उसको बार 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 कि भाई तू जिसने तेरे को मारा, ठीक है ना, जिसने तेरे पे जुल्म किया, वो मेरी रेफ्यूज में है, मेरी पनाह में है, ओके। ठीक है ना? तो आप मेरे दोस्त कैसे हुए? अगर किसी ने मुझ पे जुल्म या किया है, उसको आप पनाह दे रहे हो, आप मेरे दोस्त कैसे हुए? या इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। और एक नहीं, एक नहीं, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया, वो उन सबको आप पनाह दे रहे हो। आप मेरे दोस्त कैसे हुए? एक तो ये कुछ चीजें हैं। एक जस्ट हाँ, लास्ट क्वेश्चन है याना जी, और वो ये है कि शायद पहले भी आपके साथ भी बात हुई थी और कुछ इंडियन दोस्तों के साथ इस हवाले से बात हुई। आज मैंने खबर पढ़ी, बल्कि एक इंडियन दोस्त ने मुझे भेजी कि कश्मीर से फोर्सेस को अब ज़्यादातर कम, बल्कि कम किया जा रहा है, बल्कि ख़त्म किया जा रहा है। एलओसी के ऊपर सिर्फ फोर्स रहेगी, वो लाजमी बात है बॉर्डर के ऊपर रहती है। लेकिन इसके पीछे आप क्या नहीं समझती कि जो एक पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खामोशी से जो कुछ भी हुआ, खामोशी से हुआ। हमने कभी नहीं सुना कि जी डॉक्टर जयशंकर साहब की किसी से हमारे यहाँ मुलाकात हुई, या हमारे वालों की आपके यहाँ से मुलाकात हुई, लेकिन जो जो भी हुआ, खामोशी के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई। तो इंडिया को ये इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी वहाँ पे अब हमें फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, हमें उस तरह की इंसर्जेंसी शायद अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। यकीनन आपके फोर्सेस ने काम किया, आपकी पॉलिसीज़ भी रही होंगी, सारा कुछ रहा ऐसा होगा। भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी रूमर बोली जा रही है, ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाए। आप लोग रिलैक्स हो जाए, फोर्सेस चले जाएं, अफगानिस्तान में चली जाएं, बलूचिस्तान में फोर्सेस बिजी हो जाएं आपकी, और यहाँ से पीओके आपके नाक के नीचे से निकल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि इंडियन आर्मी वहां से निकल रही है। ये भी हो सकता है। सो देयर एनीथिंग इज पॉसिबल, सो डोंट डोंट अज्यूम थिंग्स लाइक दैट। चले लेट्स सी, ये तो मैसेज जिनको आप दे रही हैं, क्योंकि बॉर्डर पे मैंने तो नहीं रहना, जिन्होंने रहना है, ये मैसेज उनके लिए था, और आई थिंक सो उनको उन्होंने सुना होगा। मुझे लगता भी है कि वो वीडियोस वीडियोस कभी कभार देखते हैं, क्योंकि मैं जिक्र सुनता हूँ। उनसे मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन कभी कभार आते जाते में कहीं ना नजर आ जाते हैं, तो बात कर लेते, तो इसलिए मुझे आइडिया आ रहा होता है कि शायद शायद वाली बात है। खैर एनीवे, जो आपने मैसेज दिया वो उनको मेरे ख्याल पहुंच चुका होगा, या कोई ना कोई पहुंचा देगा, उनके बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन याना जी, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो थैंक यू ज्वाइन सो किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। मच। जय हिंद।